THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंगद वर्मा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 12 क्लास के भौतिक विज्ञान का अध्यापक हूँ। आपको अपने इस THI एजुकेशन चैनल के माध्यम से भौतिक विज्ञान की कुछ विशिष्ट जानकारियाँ इतनी सरलतम तरीके से, इतनी व्यवस्थित तरीके से दूंगा। यदि आप इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े होंगे तो निश्चित रूप से हमें मूल्यांकन, अपनी परीक्षा में जो 70 अंकों का मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन होता है, उसमें 100% मार्क्स मिल सकते हैं। तो बच्चों, ये शुरुआती वीडियो है हमारी। कुछ आपको भाई कैमरा फेस करने संबंधी प्रॉब्लम्स दिखेंगी, उनको निगलेक्ट करके आप उस बात पर ध्यान दीजिएगा जो हम आपको सिखा रहे हैं। और जो सिखा रहे हैं बच्चों, वो आपके 100% काम की है। बहुत ही सरल होगी, समझ लीजिए क्रमबद्ध होगी और आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। हम कक्षा 12 की फिजिक्स स्टार्ट करते हैं बच्चों। 12 में हमारा पहला अध्याय हम जानते हैं वैद्युत है। वैद्युत में हमको एक टॉपिक पढ़ना है, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव सीखने से पहले हमें आपको एक बार फिर से समझा दें, समझ लें आप अच्छे से कि ये THI एजुकेशन चैनल इस कोरोना काल में आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो देगा। आप इस चैनल के माध्यम से सारे सब्जेक्ट के वीडियो प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप क्रमबद्ध ढंग से सारे वीडियोस पढ़ते हैं घर पे, तो आपका भले स्कूल नहीं चल रहा है, आपकी 100% तैयारी निश्चित रूप से हो जाएगी। जो भी आपको थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ महसूस होंगी, वो आप कमेंट्स के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, मोबाइल के मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़कर दूर कर सकते हैं, हमारे अन्य टीचरों से जुड़कर दूर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं आज की टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में वैद्युत द्विध्रुव से जुड़ा हुआ पूछा जाता है। छोटी सी परिभाषा आप याद कर लिए, 1 नंबर आपके खाते में जुड़ गया। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? हर वह निकाय जिसमें 2 बराबर किंतु विपरीत आवेश, हर वह निकाय जिसमें 2 बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर, बहुत छोटी दूरी पर हो, वही वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव भाई 2 बराबर किंतु विपरीत आवेश, हम 2 बराबर आवेश ले लेते हैं, प्लस क्यू हो गया, एक माइनस क्यू हो गया। हम मान लेते हैं इनके बीच की दूरी 2L है। 2L लेने का उद्देश्य सिर्फ ये है बच्चों कि अभी हम द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरियां नापेंगे। मध्य बिंदु से दूरियां नापेंगे तो L हो जाएगा, हमारे गणना में सरलता होगी, इसलिए 2L लिया गया है। लेकिन आपके मन में बैठे कि 2L एक दूरी है दोनों आवेशों के बीच की जो बहुत ही छोटी है। तो 2 आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रहकर एक निकाय, आवेशों की एक निकाय AB की रचना कर रहे हैं। यही निकाय आपका वैद्युत द्विध्रुव है। परिभाषा भी यही याद किए हैं, आप कापी कलम ले लें, कापी कलम लेके लिखते भी रहें कि हर वह निकाय जिसमें 2 बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे निकाय AB आप देख रहे हैं, और उदाहरण हम जानते हैं, और उदाहरण आप याद कर लें। जैसे हम जाने HCl में हम जाने एक हाइड्रोजन आयन और एक क्लोराइड आयन। हाइड्रोजन पे हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का धन आवेश होता है, क्लोराइड पर हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का ऋण आवेश होता है। इनके बीच की दूरी बच्चों 0.1 एंगस्ट्रॉम, आप समझ सकते हैं बहुत छोटी दूरी है, 0.1 एंगस्ट्रॉम है। ये निकाय आपका वैद्युत द्विध्रुव है। इस ऐसे ही आप NaCl समझ सकते हैं, HBr समझ सकते हैं, H2O समझ सकते हैं। H2O माने हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल आयन।
ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं जो वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं बच्चों। तो वैद्युत द्विध्रुव आपके मन में क्लियर हो गया होगा कि हर वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे मैं आपके लिए HCl, NaCl, NaCl, HBr, H2, ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं आपके पास जो वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। अब हम समझ रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आपके मन में बैठ गया होगा, तो हमको एक और डेफिनेशन वैद्युत द्विध्रुव से जुड़ा हुआ सीखना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यदि आपके हाथ में कलम है, आपके आगे कॉपी है, तो आप भी हेडिंग छोड़ लें। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों आवेशों में से एक आवेश मतलब एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है बच्चों। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण इनटू आवेशों के बीच की दूरी, इनटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। सूत्र आपको यही याद करना है बच्चों, यही सूत्र लिखेंगे भी आप, यही याद करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या सूत्र है। दो आवेश होंगे, दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू होता है, तो हमको प्लस मतलब प्लस माइनस नहीं ध्यान रखना, सिर्फ परिमाण लिख देना है। जितना आवेश का परिमाण होगा उतना लिख देना है। और क्या लिखनी है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों का गुणा करा देंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। जैसे चित्र के वैद्युत द्विध्रुव AB, चित्र के द्विध्रुव AB का द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P से प्रदर्शित किया जाएगा। अब हम एक आवेश जान गए बच्चों, एक आवेश हमारा Q हो जाएगा। उनके बीच की दूरी आपने 2L मान रखी थी, तो 2L हो जाएगा। हम सूत्र जान गए, P बराबर हो गया 2QL। बच्चों 2QL कतई याद नहीं करना है, याद आपको करना है दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण और गुणे इनटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी। 2L हम इसलिए याद करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि आपके मन में कभी कंफ्यूजन आ गया, आपको सवाल में दे दिया गया कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर, 10 मिलीमीटर की दूरी पर हैं, निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने में आपने आवेश रखा, L रखा, बीच की दूरी रखी है। अगर आप 2 से गुणा करा देंगे आपका रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। आप जान रहे हैं कि बने द्विध्रुव आघूर्ण सिर्फ एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी होती है। चूंकि इसका उदाहरण, इस वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण 2QL है, तो आप सूत्र 2QL याद किए रहेंगे, लेकिन सवाल लगाने के लिए आपको सूत्र यही याद करना है कि एक आवेश का परिमाण और इनटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। अब अगर आप इतनी बात समझ गए होंगे भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो इसके बारे में याद कर लें कि यह एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो जो दिशा एकदम क्लियर आपको हमेशा रहे, चूंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। दिशा क्या होती है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर बोलना नहीं है आपको। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो जैसे इस चित्र में हम जान गए कि मिलाने वाली रेखा AB है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा A से B, सॉरी A से B नहीं बल्कि B से B। दोनों आवेशों के बीच की दूरी तो 2L मानी गई थी बच्चों। दिशा हम कह रहे हैं कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। दिशा याद कर ली कि भाई मिलाने वाली रेखा की दिशा में ऋण से धन की तरफ दिशा याद करनी है। अब अगर आपको राशि याद होगी, सदिश दिशा याद होगी, तो मात्रक याद कर लीजिए। मात्रक आप समझ रहे हैं भाई, आवेश है, बीच दूरी है, आवेश का मात्रक आप कूलाम जानते हैं और दूरी का मात्रक आप मीटर जानते हैं। तो मात्रक क्या हो जा रहा है? कूलाम मीटर। बीमीय सूत्र भी याद करना चाहते हैं तो बीमीय सूत्र भी आप जानते हैं। कूलाम का बीमीय सूत्र आप AT लिखते आए हुए हैं
और हम जान रहे हैं कि मीटर के लिए संकेत यल लिख देंगे तो बिंदु सूत्र भी हमें पता चल जाएगा ATL। ये हमारी एक टॉपिक है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक नंबर में पूछा जाता है, इससे जुड़ी कुछ भी पूछा जा सकता है। हम सही समझ रहे हैं कि आप ना समझ पाए होंगे। फिर से एक बार सब बात हम दोहरा देते हैं, ध्यान से सुन लें। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? हर वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। हर वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब वैद्युत द्विध्रुव हमने एक चित्र में बना रखा है कि जैसे वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, उसमें प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश अल्प दूरी 2l पर है। हम उदाहरण और याद कर लिए, जैसे HCl, NaCl, HBr, H2O। जैसे NaCl हम जानते हैं कि सोडियम आयन क्लोराइड आयन एक दूसरे से, भाई एक NaCl का एक अणु ले लें तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर होते हैं, हम दिखाई नहीं देने वाली दूरी होती है वो। तो ऐसे निकाय ही वैद्युत द्विध्रुव कहलाएंगे। अब हम वैद्युत द्विध्रुव समझ गए तो हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझना था। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सिंपल सी परिभाषा कि दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल, दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल ही उस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। जैसे हमने इस वैद्युत द्विध्रुव ए बी, जैसे चित्र के द्विध्रुव का जैसे चित्र के द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हम क्या लिखेंगे भाई? एक आवेश इंटू बीच की दूरी। एक आवेश Q हो गया, बीच की दूरी 2l हो गई। भाई सूत्र हम याद कर लिए 2ql, लेकिन हमने कहा सवाल के लिए आप ये सूत्र याद करेंगे, एक आवेश का परिमाण गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। राशि याद कर लिए हम, सदिश है। दिशा एकदम याद रहे, क्योंकि हर सवाल में दिशा की जरूरत पड़ेगी। दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। अब मात्रक याद कर लिए, कूलाम मीटर। बेनी सूत्र याद कर लिए, ATL। टॉपिक कंप्लीट, याद हो गई होगी। एक नंबर का जुगाड़ हो गया आपका, एक नंबर समझ लो आप लोग फिट कर लिए, अपना कर याद कर लिए थे। तो चलिए आगे बढ़ा जाए बच्चों। आगे हमको क्या सीखना है? इसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती है बच्चों। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थानों पर पूछी है, दो रूपों में पूछी जाती है। पहले हम समझ ले कौन दो रूप। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों दो तरीके से पूछी जाती है। कौन दो तरीके से पूछी जाती है? दो क्या तीन तरीके से पूछी जाती है। तीनों बारी बारी से पढ़ा जाएगा। सबसे पहले हमसे पूछा जाता है अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। फिर हमसे पूछा जाता है निरक्षीय स्थिति में, और पूछा जाता है किसी भी स्थिति में, चाहे जहां हो। तो एक तो अक्षीय स्थिति हो गई, दूसरी हो गई निरक्षीय स्थिति, और तीसरी स्थिति होती है किसी भी स्थिति में। वो अक्षीय निरक्षीय से भिन्न किसी भी स्थिति में। तो किसी भी स्थिति का मतलब किसी चर के रूप में आपसे पूछा जाएगा। अभी आप तीनों सीख जाएंगे बारी बारी। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन तीनों पूछी जाती है। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये मान लें कि बोर्ड परीक्षा में से तीनों में से एक आना है, तीनों में से नहीं कोई आया तो उनसे जुड़ा हुआ सवाल आना है। इसलिए तीनों की तैयारी आप बहुत अच्छी रखेंगे, और तीनों बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। आप इतने सिंपल तरीके से समझ जाएंगे, इतने सिंपल तरीके से समझ जाएंगे कि बस अपने आप लिख देंगे आप इसको भी। देखिए 2 मिनट के अंदर हम बारी बारी अध्ययन करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं अक्षीय स्थिति का। अक्षीय स्थिति का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को गायब कर देते हैं, इन दोनों को गायब कर देते हैं। सबसे पहले अक्षीय स्थिति में सीखा जाता है। पहले तो याद कर लेंगे अक्षीय स्थिति कहते किसको है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है बच्चों, वो द्विध्रुव की अक्ष होती है। और रेखा चाहे जितनी बढ़ा दी जाए, वही रेखा का हर बिंदु अक्षीय स्थिति में कहलाता है। फिर से समझ लें, दोनों आवेश जहां भी रखे होंगे उनको मिलाने वाली जो सरल रेखा है वो अक्ष है, और अक्ष का हर बिंदु ही अक्षीय स्थिति में कहलाता है। अब अक्षीय स्थिति में हमें निकालनी है तो क्षेत्र की तीव्रता। निकालने के लिए हम पहले बना लें, अपना चित्र बना लें।
हम मान लेते भाई हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो दो आवेशों प्लस Q और माइनस Q से बना हुआ है। एक आवेश प्लस Q है, दूसरा आवेश माइनस Q है। उनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं बच्चों 2L है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान लेते हैं 2L है। अब हमको अक्षीय स्थिति पता कर लेनी है, तो आपने कहा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्ष है। रेखा चाहे जितनी आप दाएं बढ़ा दें चाहे जितनी बाएं बढ़ा दें, अक्ष का प्रत्येक बिंदु ही अक्षीय स्थिति में कहलाता है। तो रेखा बढ़ा दीजिए आप अपने मन से, जितना मन हो उतना बढ़ा दीजिए आप। ये सब अक्षीय स्थिति में है, चाहे जो जगह ले लीजिए सब अक्षीय स्थिति में है। अब अक्षीय स्थिति में किसी जगह पर आपको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। बताने के लिए आप कंसीडर क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि मध्य बिंदु से R दूरी पर, मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई स्थान P है। इसी बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है बच्चों। बताने के लिए क्या करना है, सिंपल सा प्रोसेस बैठा लीजिए दिमाग में। उसके बाद हमारी कोई जरूरत नहीं, कॉपी कलम लेंगे, आप अपने आप निकाल लेंगे कहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। क्या करना है, पहले एक बात याद किए हैं आप, पीछे का याद कर लें। आप पढ़े थे कि एक आवेश अगर प्लस Q है तो उससे R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। R दूरी पर अगर कोई बिंदु P है तो वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। एप्सिलॉन 0 आप उस दशा में लगाते हैं कि जब वैद्युत द्विध्रुव ऐसे स्थान पर या आवेश ऐसे स्थान पर रखा हो जहां कोई माध्यम ना हो, मतलब चाहे निर्वात हो चाहे वायु हो। जब वैद्युत आवेश निर्वात अथवा वायु में होगा तब आप एप्सिलॉन 0 लिखते हैं। जब कोई दूसरा माध्यम आ जाता है तो आप जानते हैं बच्चों एप्सिलॉन 0 K लग जाता है। जहां K को आप जानते हैं उस परावैद्युत माध्यम का, उस कुचालक माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। तो इतना तो जानते हैं। निकालने के लिए हम जान गए कि जरूरत क्या है, एक आवेश की जरूरत है और जरूरत है उस आवेश से उस बिंदु की दूरी की। तो आवेश और दूरी चाहिए। अब हमको इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, लेकिन यहाँ एक आवेश तो है नहीं, आवेश द्वि हैं। तो बच्चों द्वि के लिए क्या सीखे हम, दो के लिए हम सीखें कि अगर एक से अधिक आवेश किसी भी स्थान पर हैं तो उनके कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होगा। सदिश योगफल क्या होता है, वेक्टर रूल कक्षा 11 में पढ़े थे कि अगर दो वेक्टर एक दिशा में होते हैं तो परिणामी उनके योगफल के बराबर होता है। दो वेक्टर विपरीत दिशा में होते हैं तो परिणामी उनके अंतर के बराबर होता है, घटाया जाता है बड़े में से छोटा। और दो वेक्टर लंबवत होते हैं तो हम जानते हैं कि परिणामी के लिए आप सूत्र लगाते थे √p² + q²। दो वेक्टर कुछ कोण बना लेते थे जैसे थीटा, तो आप सूत्र लगाते थे √p² + q² + 2pq cos थीटा। तो यही चार रूल मुख्य रूप से यूज किए जाते हैं। चारों में से जो रूल लगेगा आप उसको लगा के निकाल लेंगे। फिर से प्रोसेस बैठा लें। वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हैं, हमको दोनों आवेशों के प्रभाव से अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हम दो आवेश हैं तो जान रहे हैं कि प्रोसेस क्या लगाना है, दो से ज्यादा वाले आवेश का। तो हम दोनों आवेशों के कारण बारी बारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे, उनकी दिशा ज्ञात कर लेंगे और परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होगी। फिर से याद कर लें कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम दोनों आवेशों के कारण बारी बारी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, उसकी दिशा ज्ञात करेंगे और जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होगी। क्लियर बात। अब एक आवेश के कारण तो आप जान ही रहे हैं कि एक आवेश के कारण तीव्रता क्या होती है, आवेश बटे दूरी का वर्ग। तो आवेश बटे दूरी का वर्ग, हमको आवेश तो मालूम है कि एक तो प्लस Q है एक तो माइनस Q है, तो हमको पहले पता लगाना है कि दूरी कितनी है। दूरी पता लगाने के लिए हम जाने कि मध्य बिंदु है तो इधर वाली दूरी OAL हो गई होगी, इधर वाली भी दूरी OBBL हो गई होगी। अब हम दोनों आवेशों से दूरी पता लगा लें, आवेश पता है ही, और एक बार पहले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी दिशा, फिर दूसरे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी दिशा, और फिर वेक्टर रूल चारों में से जो लग रहा होगा उसको लगाकर आप परिणामी निकाल देंगे, हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए निकाला जाए। निकालने के लिए इतना गायब कर देता हूं पहले। अब आप हमको बताएं कि प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी होगी। प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी
बिंदु P की दूरी कितनी होगी? हम समझ रहे हैं कि ये प्लस क्यू आवेश है, यहाँ से दूरी r थी, इतना l कम हो गया है, तो दूरी हम सीख गए होंगे कितना होगा, r माइनस l। अब हम ये हमारा माइनस क्यू आवेश है, ऐसे माइनस क्यू आवेश के से बिंदु P की दूरी माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी हमें कितनी निकालनी भाई? अब ये माइनस क्यू वाला आवेश है, इतना तो r था, इतना और कम पड़ रहा है, इतना जोड़ दीजिए उसी में, इतना जोड़ देंगे तो हम समझ रहे हैं कितना हो जाएगा, r प्लस l। आधा काम माने हो गया, दूरी आ गई। अब हमें क्या करना था, एक बार पहले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी दिशा, फिर दूसरे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी दिशा। चलिए प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान लेते हैं बच्चों E1 है, मानना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लेते हैं। E1 बराबर क्या लिखें? हम लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अगर निर्वात में रखे हैं तो, अगर किसी माध्यम में रखे होंगे तो एप्सिलॉन 0 k लगा देंगे, फिर आवेश बटे दूरी का वर्ग। अब दूरी हम r माइनस l जान रहे हैं, वर्ग के लिए होल स्क्वायर लगा देते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। जो दिशा के लिए हम क्या जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है? किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है, उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा। तो एक धनावेश की आप कल्पना यहाँ करिए, एक धनावेश की जैसे आप यहाँ कल्पना करेंगे, इसके कारण निकाल रहे हैं तो ये धन है, धन को क्या कर देगा? प्रतिकर्षित। तो धन धन को प्रतिकर्षित कर देगा, तो आप दिशा कह सकते हैं AP के अनुदिश। प्रतिकर्षित मतलब A से P की तरफ भगा दिया जाएगा, तो दिशा हम जान गए कि AP के अनुदिश। अब हम भाई E1 जान रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, सदिश राशि है, वेक्टर है, वेक्टर तीर की सहायता से व्यक्त की जाती है। तीर बना देते हैं E1 की, ये तीर मान लेते हैं E1 की। E1 की तीर बनाते हैं बच्चों, तीर बनाने के लिए हम एक दूसरे कलर का यूज कर ले रहे हैं। ये मान लेते हैं बच्चों E1 है, बच्चों हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जान गए, AP का अनुदिश क्यों जाने? ये धनावेश था, यहाँ धनावेश की कल्पना की, धन धन को प्रतिकर्षित कर देगा, दाईं तरफ प्रतिकर्षित कर दिया। हम जान गए कि भाई A से P की तरफ प्रतिकर्षित किया, आपने लिख दिया AP के अनुदिश, और परिमाण दिशा दोनों मालूम चल गई। अब हमारा भाई प्लस क्यू आवेश के कारण आ गया, ऐसे माइनस क्यू आवेश के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान लेते हैं E2 है। E2 बराबर अब क्या लिखें? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान, अब भाई दूरी हमारी r प्लस l की, r प्लस l रख दीजिए, वर्ग करना है, r प्लस l की होल स्क्वायर कर दीजिए। अब दिशा के लिए क्या करेंगे भाई? फिर आप यहाँ धनावेश की कल्पना करेंगे। अब ये ऋण इस धन को जहाँ जो कल्पना करेंगे धन की, क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, तो आप समझ गए उसकी दिशा चेंज हो जाएगी। अब दिशा चेंज होके क्या मिलेगी भाई? आप जान गए PB के अनुदिश, लिख देंगे आप इसको PB के अनुदिश, PB के अनुदिश। दिशा हम बनाते हैं, तीर भी बनाते हैं बच्चों। तीर बनाने से पहले हमको एक बात आप बता दीजिए, हम जानते हैं कि किसी वेक्टर में जो तीर की लंबाई होती है वो परिमाण दिखाती है, जो नोक होती है वो दिशा बताती है। अब हम जान गए कि इसकी तीर तो बना दिए थे हम, अब इसकी तीर जो E2 की तीर बनानी है, हमको छोटी बनानी है कि बड़ी बनानी है? तो आपके मन में बैठ जाए कि ये r माइनस l था, छोटी संख्या की, भागफल बड़ा आएगा। ये r प्लस l है, बड़ी संख्या है, भागफल छोटा आएगा। इसका मतलब है कि जो तीर बनेगी वो छोटी बनेगी। तो छोटी तीर बना दीजिए, उससे छोटी तीर बना दीजिए, ये E2 हो गया।
अब हम जानेंगे कि E1 E2 दोनों दिखा दिए गए। अब दोनों की दिशाएं आप चित्र में देख रहे हैं। दोनों की दिशाओं में आप देख रहे होंगे तो कोण कितना बन जा रहा है, थीटा बराबर 180 अंश। 180 अंश का कोण बन जा रहा है बच्चों। 180 अंश मतलब हम समझ गए दोनों वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हैं, और जब दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो आप जानते हैं परिणामी उनके अंतर के बराबर होता है, घटाया जाता है बड़े में से छोटा, और परिणामी की दिशा बड़े की ओर होती है। तो दो वेक्टर E1 E2 एक दूसरे के विपरीत हो गए, परिणामी उनके अंतर के बराबर हो गया, घटाया जाना है बड़े में से छोटा। बड़ा जान गए हैं, E1 आपका बड़ा था, तो आप एक लाइन पहले यहां लिख दीजिए, चूंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युतक्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युतक्षेत्र की तीव्रता परिणामी वैद्युतक्षेत्र की तीव्रता दोनों के अंतर के बराबर, घटाया जाएगा बड़े में से छोटा। बड़ा E1 जान गए हैं तो आपको E1 माइनस E2 करना है बच्चों, और परिणामी की दिशा बड़े की ओर होगी। बड़ा आप जान रहे थे E1 था, परिणामी की दिशा भी आप लिख सकते हैं AP के अनुदिश, बड़े की ओर, बड़े की ओर ने दिशा भी लिख दी। अब E1 E2 का मान रख दीजिए, E1 व E2 का मान रखने पर मान रख दीजिए बच्चों, E बराबर क्या आ जाएगा भाई, E1 की जगह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L की होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस L की होल स्क्वायर। अब जो कॉमन है उसको बाहर कर दीजिए, बाहर आपको दिखाई दे रहा होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर बच्चों। बचा क्या, पहले वाले में बचा हम जाने 1/R माइनस L की होल स्क्वायर, माइनस दूसरे वाले में बचा 1/R प्लस L की होल स्क्वायर। ब्रैकेट बंद। हल कर दीजिए इसी को, आपका जो भी रिजल्ट आएगा वही फाइनल रिजल्ट है। हल करना है, हल कर दीजिए। एलसीएम ले लीजिए आप, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर, एलसीएम समझ रहे हैं हम कि R माइनस L की होल स्क्वायर इंटू R प्लस L की होल स्क्वायर। ऊपर हम समझ रहे हैं कि आ जाएगा R प्लस L की होल स्क्वायर माइनस चिन्ह R माइनस L की होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लिया जाए इसी को। बराबर क्या मिला, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर था बच्चों। हम थोड़ा सा नीचे वाले को होल स्क्वायर के पदों में लिखना चाहते हैं, तो R माइनस L इंटू R प्लस L को मझले ब्रैकेट में बंद करके होल स्क्वायर लगा दें। कुछ फर्क नहीं पड़ना है, दोनों की होल स्क्वायर थी, बस हमने होल कर लिया है अलग से कट, दोनों को एक जगह करके इसको खोल दीजिए। हम A प्लस B के होल स्क्वायर से इसको खोल दें तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस चिन्ह है, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, आप समझ रहे हैं। चिन्ह बदल कर खोल दीजिए आप इसको, माइनस में R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर प्लस 2RL। जो भाई कट रहा हो खत्म हो जाएगा, घट के R स्क्वायर से R स्क्वायर खत्म हो जाएगा, L स्क्वायर से L स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 2RL जोड़ के 4RL हो जाएगा। हमारा रिजल्ट मिला Q/4 पाई एप्सिलॉन 0। कलम के पीछे से उठाइए, ये इस तरह उठेगा। हाँ, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया बच्चों। अब हम जान गए कि नीचे एक A प्लस B है, एक A माइनस B है। आप जानते हैं प्लस B माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो आप इसको लिख दिए R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, होल स्क्वायर लगा बच्चों, होल स्क्वायर लगा दीजिए। ऊपर हम समझ रहे हैं कि 2RL जोड़ के 4RL हो गया। थोड़ा सा इसी को सिस्टमैटिक कर दीजिए। सिस्टमैटिक क्या लिखना है हमको, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख रहे हैं बच्चों। 4RL को 2 इंटू 2QL कर रहे हैं, R अलग, अपान नीचे लिख रहे हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा एक बात और समझ लें हम कि भाई 2QL अभी जस्ट पीछे सीखे हैं। 2QL अभी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, तो 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, तो 2QL के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कर दीजिए। चूंकि 2QL इज इक्वल टू P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है,
वैद्युत द्विध्रुव का कोण है। एक लाइन और समझना है बच्चों, हम याद किए तभी वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा कि हर वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर। तो हम जान रहे थे कि 2l बहुत अल्प दूरी थी, अब 2l का आधा कर दिया गया, l कर दिया गया तो और अल्प हो गया। और हम जानते हैं कि छोटी राशियों का वर्ग करने पर और छोटी हो जाती हैं। तो भाई इसका मतलब है कि l स्क्वायर और छोटा हो गया होगा, और भाई r थोड़ी बड़ी संख्या थी तो r थोड़ी बड़ी हो गई होगी वर्ग होके। अब अगर भाई एक बहुत बड़ी के सामने बहुत छोटी हो जाए तो उसको जोड़ने घटाने से कोई लाभ होगा? जैसे हम कहते 1 करोड़ में से आप 0.005 घटा दीजिए, कुछ लाभ होना बच्चों? कुछ लाभ नहीं होना है। इसलिए l स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ देना है। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि हम जान रहे हैं कि l बहुत छोटा है r से, अतः l स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ देने पर, तुलना में नगण्य मानकर छोड़ देने पर, छोड़ देने पर, अब छोड़ दिए बच्चों, जो आ गया समझ लीजिए वही फाइनल है। तो परिणामी तीव्रता कितनी आ जाएगी? बस हम जान लें, रिजल्ट की तरफ आ गए हैं। परिणामी तीव्रता E बराबर अब आ जाएगी, जो बचा है लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बचा है। 2QL को आपने कहा है कि P हो जाएगा, तो 2 बचा हुआ है उसको 2P लिख दिए। R बचा हुआ है R लिख दीजिए। छोड़ना किसको था बच्चों? l स्क्वायर को छोड़ दिए, r स्क्वायर बचा, उसकी होल स्क्वायर लगा हुआ है। आप जानते हैं जब घात की घात होती है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है? गुणा। तो r स्क्वायर की घात 2 लगी हुई है, r स्क्वायर की घात 4 हो जाएगी, r स्क्वायर की घात 4 होगी। हम जाने कि 4 घात इस r पे 1 घात इसमें से हो जाएगा कम, और जो बचा वही आप लिख दीजिए। क्या बचा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपान बचा r क्यूब। यही आ गया बच्चों एक आवेश के कारण, अरे एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 2 लाइन और हम आपसे सीखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि भाई ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होते थे बच्चों। एक आवेश के कारण आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे, तो हम जाने थे कि भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान r स्क्वायर आया था E बराबर। यहाँ से हम सीखे थे कि प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर के। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको? अगर P नियतांक है तो हम समझ रहे हैं कि प्रोपोर्शनल है r क्यूब के, ये प्रोपोर्शनल है 1/r क्यूब की। यहाँ 1/r स्क्वायर, यहाँ 1/r क्यूब। थोड़ा सा अंतर समझकर याद किए रहेंगे कि जब एक आवेश होगा तो उसके कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर एक वैद्युत द्विध्रुव मतलब 2 आवेश होंगे तो उसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी की तीसरी घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 2 घात 3 घात का अंतर याद कर लें, भूले ना। इससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। क्या सवाल पूछे जाएंगे अभी आपको बताते हैं हम। ये तो आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जान गई दूरी की तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती। अब एक और बात यही से जुड़ा हुआ है, आपसे कहेगा कि एक आवेश की वैद्युत द्विध्रुव से दूरी 2 गुनी 3 गुनी कर दी जाती है तो बल कितना हो जाएगा? तो बच्चों बल के बारे में आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान Q 0 होता है, तो F बराबर E इंटू Q 0 हो जाएगा। मतलब जो F है Q0 तो नियतांक है, मतलब F प्रोपोर्शनल है डायरेक्ट E के। जो बात जिस पर E निर्भर करेगा उस पर F भी निर्भर करेगा। चूंकि आप सीख गए हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी की तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती है, तो बल भी दूरी की तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होगा। सवाल में आपसे कहा दे कि भाई एक आवेश की वैद्युत द्विध्रुव से दूरी 2 गुनी कर दी जाती है, 3 गुनी कर दी जाती है, तो बल कितना होगा? तो डायरेक्ट आप देखिए, चूंकि E प्रोपोर्शनल R क्यूब के,
1/r³ के और f प्रोपोर्शनल e के, इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि f प्रोपोर्शनल होगा 1/r³ के, और डबल कंडीशन लगा देंगे आप एक बार f1/f2 और बराबर हो जाएगा r2/r1 की होल क्यूब के। अब आपको बता दिया गया है कि जो बाद वाली दूरी है वो पहले वाली दूरी की 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी जो भी कहा जाएगा रख देंगे आप। जैसे 2 गुनी रख दिए तो हम r2 की जगह 2r1 रख देंगे, 2r1/r1 हो जाएगा होल क्यूब, r1 से r1 कटा, 2 का घन होके 8 हो जाएगा। तो क्या क्या जान पाएंगे हम जान पाए कि जो f2 है वो f1/8 हो गया। मतलब जो नया वाला बल है वो पहले वाले का कितना हो गया 1/8। किसके प्रभाव से? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के प्रभाव से। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, इसको आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा लें। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी की तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती है, बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसका मतलब बल भी विद्युत क्षेत्र की दूरी की तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बच्चों टॉपिक हमारा पूरा हुआ, इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। इतनी बात को आप भाई वीडियो रोक कर, जो मतलब वीडियो भाई आपके हाथ आज़ाद है, ये जब मन होगा वीडियो रोक देंगे, रोक के लिखते भी चलेंगे, नोट्स भी आपका बनता जाएगा। नोट्स अलग से भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा, और बाकी आप खुद स्वतंत्र हैं, जब लिखने का मन होगा अपने आप लिख लेंगे, कोई उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है बच्चों। अगला वीडियो हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेकर कल हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन मार लेंगे घर पे, इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। कोई कठिनाई महसूस होगी आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे कमेंट्स के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से हमसे जुड़कर उस समस्या को दूर कर लेंगे। और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने अन्य दोस्तों को भी बांटेंगे। चूंकि ये ज्ञान है बच्चों, बांटने से ही बढ़ेगा। हमने आप में बांटा है, आप अपने दोस्तों में बांट देंगे, हो सकता है सबको लाभ मिल जाए, सबका भला हो जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।